कृषा जब से हॉस्पिटल से आई थी वो अरमान को इग्नोर कर रही थी। अरमान को उसके ऐसा करने पर बहुत गुस्सा आया तो वो रात को उसके कमरे में आ गया। कृषा अरमान के कमरे में आने के बाद भी उसे इग्नोर कर रही थी तो गुस्से में अरमान ने कृषा को पकड़ा और दीवार से लगा दिया। अरमान ने कृषा की आंखों में देखते हुए सर्द लहजे में कहा, आई थिंक तुम पिछली बार का रॉयल ट्रीटमेंट भूल गई हो, बट डोंट वरी, इस डेविल को अच्छे अच्छे की याददाश्त वापस लौटाना बखूबी आता है। नहीं, मैं कुछ नहीं भूली हूँ और ना ही पूरी जिंदगी में भूल सकती हूँ, कृषा ने कसमसाते हुए जवाब दिया क्योंकि अरमान ने उसे काफी कसकर पकड़ रखा था और वो उससे छुटने की कोशिश कर रही थी। सो आर यू रेडी फॉर वन मोर पनिशमेंट? अरमान ने इविल स्माइल के साथ कहा। हाँ, उसके अलावा और तुम कर भी क्या सकते हो? दूसरों को पनिशमेंट के नाम पर टॉर्चर करना अच्छा लगता है ना तुम्हें? बोलते हुए कृषा की आवाज भारी हो गई और उसकी आंखें नाम हो गई। हालांकि वो अपने आंसुओं को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी लेकिन फिर भी उसकी आंख से आंसू का एक कतरा रह गया। अरमान ने अपने एक हाथ से कृषा का आंसू साफ किया और उसे अजीब तरीके से देखते हुए कहा, आई कैन सी तुम्हारी आंखों में मेरे लिए डर है और बॉडी अभी तक रिकवर नहीं कर पाई है। डर लग रहा है ना कृषा चौधरी? अरमान ने थोड़ी देर पहले कृषा को पकड़ा था तो उसने महसूस किया कि उसे बुखार है। उसके अलग होने पर कृषा गहरी सांसें ले रही थी। प्लीज चले जाओ, आई नीड रेस्ट, कृषा ने दूसरी तरफ चेहरा करके कहा। लेकिन मेरी डिक्शनरी में किसी को माफ करना नहीं है। तुम जो बार बार मुझे इग्नोर कर रही हो, उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी, अरमान ने जवाब दिया। बोलते हुए वो जानबूझकर कृषा के सामने आ गया। जस्ट लुक एट मी, अरमान ने तेज आवाज में कहा। कृषा समझ गई थी कि अरमान से बचने का कोई रास्ता नहीं है तो वो धीमी आवाज में बोली, ओके फाइन, फिर जब मैं ठीक हो जाऊं तब तुम मुझे पनिशमेंट दे देना। नहीं, वो तो तुम्हें अभी मिलकर रहेगी। मेरे पास टॉर्चर करने के लिए और भी लोग हैं, तो जानवी टाइम तुम्हारे लिए नहीं है, अरमान ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर कृषा ने धीरे से बड़बड़ाकर कहा, हाँ तो फिर मेरे पास क्यों आए हो? उन्हीं को अपनी सो कॉल्ड पनिशमेंट दो ना। फिर कृषा ने अरमान की तरफ देखा तो वो बोला, तुमने आज पूरे दिन मुझे इग्नोर किया है तो तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि अब सुबह तक तुम्हें मेरा ही चेहरा देखना पड़ेगा और मैं तुम्हारे रूम से कहीं नहीं जाने वाला। जैसे ही अरमान ने अपनी बात खत्म की कृषा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं जानवी नहीं हूँ। तुम जानवी को पटाने के लिए आए हो। तुम कहोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी पर तुम मेरे रूम में कैसे रह सकते हो? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने आज तक अपना रूम किसी के साथ शेयर नहीं किया है। जानवी और मैं भी बहुत कम साथ में रहे हैं, वो भी किसी ना किसी मजबूरी के चलते। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली। कृषा एक बार में काफी कुछ बोल गई मानो एक पल के लिए उसके दिल से अरमान का डर निकल गया हो। जबकि अरमान खोई हुई नजरों से कृषा के चेहरे को देख रहा था। वो इस वक्त उसे काफी क्यूट लग रही थी। अरमान को चुप देखकर कृषा ने डरते हुए कहा, तुम कहोगे तो मैं फिर से पूरी रात बाहर गार्डन में गुजार लूंगी लेकिन तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं रह सकती। देखो तुम समझो इस बात को, मैं जानवी नहीं हूँ और ना ही तुम लोगों की तरह हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हमारे लिए ये चीज़ नॉर्मल नहीं होती है, किसी लड़के के साथ एक रूम में। यू नो वॉट आई मीन। खुद को अरमान से दूर रखने के लिए कृषा को जो भी समझ में आ रहा था वो बोल रही थी, चुपचाप जाकर बेड पर लेटो। कितना बोलती हो तुम, कम से कम बीच में सांस तो ले लिया करो, अरमान ने सख्त लहजे में कहा। उसकी आवाज सुनकर कृषा डर गई और उसने तुरंत अपने होठों पर उंगली लगा ली। वो जल्दी से जाकर बेड पर बैठ गई। अरमान ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और फिर कृषा की तरफ बढ़ने लगा। उसे ऐसा करते दिल कृषा के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। तुम क्या इसी तरह सूट पहनकर सोते हो क्या? तुम्हें इसमें नींद आ जाती है? अचानक कृषा के मुंह से निकला। उसके बाद उसने फिर से अपने होठों पर उंगली लगा ली। उसने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि अरमान ने रात को भी एक डिजाइनर 3 पीस सूट पहना था। नहीं, मुझे कपड़े पहनकर सोने की आदत नहीं है। मैं तो निकाल दूंगा पर तुम एडजस्ट कर लोगी क्या? अरमान ने कृषा को परेशान करने के लिए कहा, जिस पर उसने मासूमियत से नामे सिर हिला दिया। कृषा बेड पर चुपचाप बैठी हुई थी जबकि अरमान कॉफी मशीन के पास गया और कॉफी बनाने लगा।
उसने कृषा से पूछा, तुम कॉफी लोगी? बिल्कुल नहीं, मुझे तो इसकी स्मेल से भी एलर्जी है। पता नहीं लोग इसे कैसे पी। बोलते हुए कृषा ने फिर से अपने होठों पर उंगली लगा दी क्योंकि उसने देखा अरमान उसकी तरफ अपनी हेजल ब्लू आइज से घूर कर देख रहा था। कॉफी है, बियर नहीं जो तुम्हें इसकी स्मेल से भी एलर्जी है। अरमान ने सिर हिलाकर कहा और फिर अपने काम में लग गया। वही कृषा के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। अरमान ने उसके कमरे में रुकने के लिए कह तो दिया था लेकिन रूम में एक ही बेड था और वो अरमान के साथ तो उसे बिल्कुल शेयर नहीं करना चाहती थी। अरमान अपने लिए कॉफी बना रहा था जबकि कृषा बेड पर परेशान बैठी थी। रूम में एक ही बेड होने की वजह से वो उलझन में थी कि वो अरमान के साथ एक बेड पर कैसे पूरी रात बिताएगी। अपनी कॉफी लेकर अरमान कृषा की तरफ मुड़ा तो वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी। अरमान ने उसके सामने जाकर चुटकी बजाई और कहा, क्या सोच रही हो? कुछ भी तो नहीं, कृषा ने हड़बड़ाकर जवाब दिया। तुम मुझे कुछ और पनिशमेंट नहीं दे सकते क्या? अचानक कृषा ने पूछा। उसकी बात का जवाब देने से पहले अरमान काउच पर जाकर बैठ और फिर कॉफी का शिप लेकर कहा, क्यों, तुम्हें मेरे यहाँ रुकने से प्रॉब्लम हो रही है क्या? प्रॉब्लम तो हो रही है क्योंकि ये मेरा रूम। कृषा बोल रही थी तभी अरमान ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, यू आर रॉन्ग, ये पूरा विला मेरा है, फिर इसका एक ये छोटा सा कमरा तुम्हारा कैसे हो गया? फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर रुकी हूँ, तो मेरा ही हुआ ना? कृषा ने जवाब दिया। अपने ये फालतू लॉजिक कहीं और जाकर लगाना, मैं अपनी पनिशमेंट नहीं बदलने वाला। चुपचाप पूरी रात यही बैठी रहो और मेरी शक्ल देखती रहो। अरमान बोला। वो आराम से कॉफी पी रहा था, लेकिन पूरी रात जागने की बात नहीं हुई थी। कृषा ने हैरानी से कहा, शायद तुमने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं। मैंने ये कहा था सुबह तक तुम्हें मेरा चेहरा देखना होगा। मुझे तुम्हारे इस छोटे से कमरे में रुकने का कोई शौक नहीं है। अरमान ने उसे फिर से याद दिलाया, जिस पर कृषा लाचारी से उसकी तरफ देख रही थी। ये तुम मुझे सजा दे रहे हो या खुद को? इस सजा के चक्कर में तुम्हें पूरी रात जागना पड़ेगा। कृषा सजा से बचने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी। और तुम्हें किसने कहा मैं जगाने वाला हूँ? अरमान के फेस पर इविल स्माइल थी। उसने उसी लहजे में कहा, मैं सोऊंगा और तुम पूरी रात मुझे देखोगी। यहाँ के हर एक रूम में सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं। अगर तुम थोड़ी देर के लिए भी सोई तो। बोलते हुए अरमान कुछ पल के लिए रुका और फिर आगे कहा, तो बी रेडी फॉर वन अनदर पनिशमेंट। अजीब जबरदस्ती है यार, कृषा ने बड़बड़ा कर कहा। उसे नींद आ रही थी पर अरमान की वजह से वो सो नहीं सकती थी। अरमान काउच पर बैठकर अपने टैबलेट में गेम खेल रहा था। वही मजबूरन कृषा को उसका चेहरा देखना पड़ रहा था। वो उसे देखकर मन में काफी कुछ बोल रही थी। इस इंसान को सॉरी, इस डेविल के दिल के अंदर 1% भी फीलिंग नहीं है। ऊपर से जानवी का दिल जीतने की बात करता है। ये एक नंबर का सेल्फिश डेविल है। बस इसके सिर पर सींग नहीं है, वरना है तो ये पूरा पक्का वाला डेविल। कृषा ने अरमान की तरफ मुंह बनाते हुए अपने मन में कहा। गेम खेलते हुए अरमान की नज़र कृषा पर पड़ी तो उसने हल्का मुस्कुरा कर कहा, हाँ हूँ मैं डेविल और मेरे दिल में कोई फीलिंग नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है और ना ही कभी होने वाली है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें बार बार मेरे गुस्से का सामना न करना पड़े तो मुझसे दूर रहा करो। कृषा हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसने अभी जो भी अपने मन में कहा वो अरमान को कैसे पता चला? ये सोचकर कृषा की आंखें बड़ी हो गई। फिर उसने देखा अरमान ने टैबलेट साइड में रख दिया है और उसी की तरफ देख रहा था। मैं तुमसे दूर ही रहती हूँ, अब तुम खुद मेरे पास आए हो, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? कृषा ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। अरमान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। रात काफी हो गई थी। सोने से पहले अरमान ने अपनी जैकेट और वेस्टकोट निकाल दिया। फिर उसने अपना शर्ट भी खोला तो कृषा ने अपनी नज़रें घुमा ली। तुम एक बार फिर वही गलती करने जा रही हो। बोलते हुए अरमान बेड पर आकर लेट गया। उसने कृषा का मुंह पकड़ा और जबरदस्ती अपनी तरफ कर दिया। उसके बाद अरमान ने कहा, मैंने कहा ना सिर्फ मेरी तरफ देखो, तो मुझे ही देखना है। ठीक है, देख रही हूँ, कृषा ने चिढ़कर जवाब दिया। जब कृषा ने अरमान की आंखों में देखा तो एक पल के लिए उन दोनों का आई कांटेक्ट हो गया। कृषा से आंखें मिलते ही अरमान ने तुरंत अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, याद रहे सोना नहीं है। कृषा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया।
थोड़ी देर में उसने महसूस किया अरमान को नींद आ गई है तो उसने अपना हाथ अरमान के चेहरे के सामने घुमाया। सामने से अरमान की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो कृषा ने राहत की सांस ली और अपना सिर पीछे की तरफ टिका लिया। फिर उसने अरमान के चेहरे की तरफ देखा जो सुकून से सोया हुआ था। उसे देखकर कृषा ने अपने मन में कहा, इंसान की शक्ल अच्छी होने से कुछ नहीं होता, उसकी सीरत भी अच्छी होनी चाहिए। और ये तुम्हें देखकर कोई भी कह सकता है अरमान राणा, मुझे नहीं लगता कि तुम जानवी से किया हुआ वादा निभाओगे। वो तुम्हारी बातों में आ सकती है लेकिन मैं नहीं। सिर्फ शब्द ही है जो हमारी यहाँ से निकलने में हेल्प कर सकता है। मुझे कल उससे ठीक से बात करनी होगी। एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊँ, फिर दादू जानवी को भी यहाँ से निकाल ही लेंगे। उसके बाद तुम अपने अंजाम के लिए तैयार रहना अरमान राणा। सोचते हुए कृषा को नींद आ गई। अरमान ने कृषा सोने से मना किया लेकिन फिर भी थके होने की वजह से वो बैठे बैठे ही सो चुकी थी। सोते हुए खुद को कंफर्टेबल पोजीशन में लाने के लिए कृषा ने करवट बदली तो अरमान की बाहों में थी। सोने से पहले जिस अरमान को कृषा उसके अंजाम तक पहुंचाने के बारे में सोच रही थी वहीं अब उसी की बाहों में वो बेफिक्र होकर सो रही थी। वहीं दूसरी तरफ जानवी शब्द के साथ उसके रूम में थी। दोनों शब्द के लैपटॉप पर मूवी देख रहे थे। उन्हें मूवी देखते हुए थोड़ा टाइम ही हुआ था कि जानवी को नींद आ गई और वो शब्द के कंधे पर आराम से सो रही थी। शब्द ने जानवी के बालों को सहलाते हुए कहा, मैं नहीं जानता मैं जो करने जा रहा हूँ उसका अंजाम क्या हो सकता है। शायद इसके बाद मेरे और अरमान के बीच जो थोड़ा बहुत रिश्ता बचा है वो भी खत्म हो जाए, पर आई प्रॉमिस मैं तुम दोनों को यहाँ से सही सलामत निकल कर रहूँगा। जो दुश्मनी पीढ़ियों से चलती आ रही है उसका शिकार मैं तुम्हें नहीं होने दूंगा। उसके बाद शब्द ने जानवी को बेड पर सुला दिया और लैपटॉप ऑफ करने के बाद खुद भी काउच पर जाकर सो गया। अगली सुबह तय समय पर अरमान की आंख खुली तो कृषा उसकी बाहों में सोई हुई थी। ऊपर से उसने उसे काफी कसकर पकड़ भी रखा था। कृषा को ऐसा करते देखना चाहते हुए भी अरमान के फेस पर स्माइल आ गई। कल रात को कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और साथ ही अपनी लिमिट्स भी बता रहा था। उस लड़की को किसी के साथ बेड शेयर करने की आदत नहीं है और ना ही किसी के साथ सोने की। आज वही बड़ी बड़ी बातें करने वाली लड़की उस इंसान की बाहों में चिपक कर सो रही है जिससे वह नफरत होने का दावा करती है। अरमान ने धीरे से बड़बड़ा कर कहा, चलो उठो भी अब। अरमान ने कृषा को जगाने की कोशिश की तो वह गहरी नींद में थी। वैसे तो मेरे उठने का टाइम हो गया है लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले तुम उठो और खुद को मेरे साथ इस पोजीशन में देखो, तब देखते हैं तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। लगता है मुझे यही पनिशमेंट देनी चाहिए थी तुम्हें, अपने साथ सोने की। तुम्हारा तो खुद के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है कृषा चौधरी। बोलते हुए अरमान के फेस पर एविल स्माइल थी। उसने कृषा को कमर से पकड़ा और जानबूझकर उसे अपने ऊपर लेटा दिया। वर्स्ट मॉर्निंग, ए वेरी वर्स्ट मॉर्निंग इज वेटिंग फॉर यू, कहते हुए अरमान ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका हाथ कृषा के पीठ पर था। कुछ देर बाद अरमान आंखें खोलकर अजीब नजरों से कृषा को देख रहा था। अचानक अरमान ने महसूस किया कृषा के उसके इतना करीब होने से उसके दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। ये पहली बार था जब कोई लड़की उसके इतना पास आई थी। पहले भी उसने गलती से कृषा को किस कर दिया था और अब ये सब। खुद के अंदर बदलाव को देखकर अरमान ने कहा, यह बिल्कुल ठीक बोल रही थी। इसे सजा देने के चक्कर में मैं खुद को टॉर्चर कर रहा हूँ। दिस इज नॉट माई वे। पहले जहां अरमान कृषा के उठने का इंतजार कर रहा था वहीं अब उसने अपना हाथ बढ़ाकर नाइट स्टैंड पर रखा, अपना मोबाइल लिया और उसमें एक अजीब सी रिंग प्ले करके कृषा के कान के पास कर दिया। साउंड तेज होने की वजह से कृषा की आंख खुली और वह हड़बड़ा कर उठने लगी। उठते ही कृषा ने खुद को अरमान के ऊपर लेटे हुए पाया। खुद को इस पोजीशन में देखकर कृषा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई तो वही अरमान उसे देखकर एविल स्माइल कर रहा था। लगता है बाकी लड़कियों की तरह तुम्हारी भी मुझे देखकर नीयत फिसल रही है। ये तो अच्छा हुआ मैंने तुम्हें टाइम से जगा दिया, वरना तुम तो पता नहीं मेरे साथ क्या कुछ कर देती। चलो अब उठो मेरे ऊपर से। जैसे ही अरमान ने कहा, कृषा जल्दी से उसके ऊपर से खड़ी हो गई। कृषा कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत थी और फिर उसने अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा, वो मुझे पता नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। मैंने कुछ किया तो नहीं ना? I mean, मैंने क्या किया होगा? मैंने कुछ नहीं किया। कहीं तुमने तो मेरे साथ कुछ नहीं किया ना? रियली तुम्हें लगता है तुम ऐसी हो?
जिसके मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँगा। तुम्हारी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है कि अरमान राणा तुम्हें टच भी करें। अरमान ने आइज रोल करके जवाब दिया और उठकर अपनी शर्ट पहनने लगा। हाँ, फिर तो मेरी किस्मत बुरी ही ठीक है, कृषा ने जवाब दिया और उठकर बाथरूम में चली गई। वही उसके ऐसा कहने पर अरमान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने अपने कपड़े लिए और पहन आ गया। बाहर आते हुए उसने इधर उधर देखा ताकि कोई उसे वहां से निकलते देख ना ले, खासकर जानवी। तुम खुद से जानवी को कुछ नहीं बताओगी? मैं पूरी रात रूम में नहीं आया इसलिए वो पूछेगी तो जरूर कि मैं कल रात कहाँ था। खैर क्या फर्क पड़ता है, वो तो खुशी हुई होगी कि मैं रूम में नहीं आया। अरमान चलते हुए खुद से बातें कर रहा था। फिर वह अपने कमरे में पहुंचा तो उसने देखा लाइट्स ऑफ थी और कमरा भी अच्छे से सेटल था। इसका मतलब तुम भी कल रात इस कमरे में नहीं थी। फिर तुम पूरी रात कहाँ थी जानवी सिंघानिया? ये जानना तो बनता है। बोलते हुए अरमान बेड पर बैठ गया। उसने तुरंत अपने आईपैड पर पूरे घर की फुटेज निकाली। उसे आखिरी बार जानवी शब्द के साथ उसके कमरे में जाती दिखी तो अरमान ने शब्द के कमरे का फुटेज पर क्लिक किया। वो दोनों साथ में मूवी देख रहे थे। उसके बाद जानवी शब्द के कंधे पर सोई हुई थी। लगता है यहाँ काफी कुछ पक रहा है, वो भी मेरी नाक के नीचे से। क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारा दिल कोई भी जीते जानवी सिंघानिया। मुझे माफिया किंग बनना है और उसकी चाबी तुम हो। मैं अपनी पोजीशन हासिल करके रहूंगा। रही बात तुम्हारा दिल तोड़कर बदला लेने की, तो लगता है दादू का ये काम इस बार उनका दूसरा पोता पूरा करेगा। चलो अच्छा है, इसी बहाने मुझे किसी के साथ बेवजह की फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ेगी। जानवी को शब्द के साथ देखकर अरमान के दिल में 1% भी जलन का भाव नहीं था। अरमान ने अपना आईपैड बेड पर फेंका और तैयार होने के लिए चला गया। पूरे दिन अरमान अपने कामों में व्यस्त था। उसकी दिन में एक बार भी जानवी, कृषा या शब्द से मुलाकात नहीं हुई थी और ना ही उसने इस तरफ खास ध्यान दिया था। रात को डिनर से पहले शब्द ने अरमान को कॉल किया। जल्दी बोलो, कोई काम है तो? मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ। कॉल उठाते ही अरमान ने रूखे तरीके से जवाब दिया। वो इस वक्त एक मीटिंग में था, फिर भी उसने शब्द का कॉल पिक कर लिया था। उसके कहते ही शब्द जल्दी से बोला, हाँ आई नो तुम बिजी हो, पर आज हमने एक स्पेशल डिनर प्लान किया है। काफी टाइम बाद हम साथ में खाना खाएंगे। जानवी और कृषा भी है, प्लीज तुम आ जाओ डिनर पर। इट्स ए काइंड ऑफ फैमिली गैदरिंग। तुम जानते हो ना, मुझे फैमिली गैदरिंग पसंद नहीं है, और याद रखो वह दोनों हमारी फैमिली नहीं है और ना ही स्पेशल। तुम्हें जो करना है करो, मैं नहीं आ रहा। कहकर अरमान कॉल कट करने को हुआ, लेकिन तभी शब्द फिर से तुरंत बोला, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अब देख लो तुम कब तक वापस लौट पाओगे। अरमान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कॉल कट कर दिया। उसकी मीटिंग लगभग खत्म हो चुकी थी। अरमान अपने सारे काम विला से ही संभालता था। वो विला इतना बड़ा था कि किसी को इस बात का एहसास भी नहीं था कि उसके कौन से हिस्से में क्या बना हुआ हो सकता है। लगभग आधे घंटे में उसकी मीटिंग पूरी तरह खत्म हो गई थी। मीटिंग खत्म होते ही अरमान के क्लाइंट जा चुके थे। उनके जाते ही मलिक ने अरमान के पास आकर कहा, आप फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं डिनर ऑर्डर कर देता हूँ। कुछ स्पेशल खाने का मन है तो बता दीजिए। अरमान ने गहरी सांस लेकर छोड़ी। वो उसे कुछ जवाब देता उससे पहले उसे शब्द की याद आई, जिसे लगभग आधे घंटे पहले उसे डिनर के लिए कॉल किया था। मैं घर जा रहा हूँ, वहीं पर डिनर करूँगा। तुम यहाँ का सब समेट लेना और इन लोगों पर नज़र रखना। ये डील काफ़ी बड़ी है, मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई बीच में टांग अड़ाए। अगर हमारे अलावा ये किसी से मिलने की कोशिश भी करे तो उनके साथी को उड़ा देना। जाने से पहले अरमान ने मलिक को सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे। मलिक को सब समझाने के बाद अरमान वहां से चला गया। मलिक ने उसके जाने के बाद खुद से कहा, जरूर जानवी सिंघानिया ने उनके लिए कुछ प्लान किया होगा। इट्स गुड जानवी सिंघानिया कि तुम खुद से उनके करीब आने की कोशिश कर रही हो, इसी में तुम्हारी भलाई है। उसके बाद मलिक डिनर पर जाने से पहले अरमान के दिए हुए कामों को निपटा रहा था। अरमान डाइनिंग एरिया में पहुंचा तो शब्द, जानवी और कृषा उसके आने का ही इंतजार कर रहे थे। हालांकि उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि अरमान वहां आएगा। जैसे ही शब्द ने अरमान को देखा, उसने एक्साइटेड होकर कहा, मुझे पता था तुम जरूर आओगे, बस तभी हम तुम्हारा वेट कर रहे थे। इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है,
मुझे भूख लगी थी और बाहर से ऑर्डर करता तो खाना आने में टाइम लग जाता। यहाँ सब कुछ रेडी था, बस यही सोचकर आ गया। अरमान ने चेयर पर बैठते हुए कहा। जो भी हो, तुम यहाँ आए हो यही बड़ी बात है, जानवी ने जवाब दिया और उसके पास वाली चेयर पर बैठ गई। कृषा ने अरमान को देखते ही अपनी नज़रें को घुमा ली थी। जानवी और अरमान एक साथ बैठे थे तो शब्द और कृषा एक साथ। जानवी अरमान को खाना सर्व कर रही थी जबकि कृषा की प्लेट में शब्द खाना डाल रहा था। तुमने अपनी मेडिसिन टाइम पर ली ना? डॉक्टर ने बोला था कि तुम उसे स्किप नहीं कर सकती। जल्दी से ठीक हो जाओ क्यूटी पाई। तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगता। कृषा के प्लेट में खाना सर्व करते हुए शब्द ने पूछा। उसे चुप देखकर शब्द उसे फ्रेंडली करने की कोशिश कर रहा था। कृषा ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिलाया। वो एक बार फिर अरमान को इग्नोर कर रही थी और नजरें नीचे करके चुपचाप खाना खा रही थी। अरमान भी उसकी तरह चुपचाप खाना खा रहा था, लेकिन उसका जानवी ध्यान कृषा पर था, जबकि जानवी और शब्द आपस में हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। मुझे तुम्हारी पार्टिकुलर चॉइस का पता नहीं था, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत शब्द से पूछकर तुम्हारे हिसाब से खाना बनाया था, जानवी खाते हुए बोली। तभी अरमान ने उससे पूछा, ये डिनर तुमने बनाया है? पूरा तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत हेल्प की है। मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है। कैसा बना है? जानवी ने एक्साइटेड होकर पूछा। आगे से किचन में कदम भी मत रखना। तुम यहाँ कुकिंग करने नहीं आई हो, अरमान शब्द लहजे में बोला। जानवी को लगा कि उसके कुकिंग करने पर अरमान खुश होगा, लेकिन उसका रिएक्शन कुछ खास नहीं था। डोंट वरी, मैं भी इसके साथ था। इसने अकेले ये सब नहीं किया है, स्टाफ ने भी हेल्प की थी। जानवी का उतरा हुआ चेहरा देखकर शब्द ने कहा। हाँ, मैं देख रहा हूँ आजकल तुम इसे अकेले रहने ही कहाँ दे रहे हो, अरमान टॉन्टिंग वे में बोला। शब्द उसके कहने का मतलब समझ रहा था, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा। उसने अरमान और जानवी से हटाकर कृषा की प्लेट की तरफ देखा तो उसका खाना लगभग वैसा ही पड़ा हुआ था। अरे तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से तुम कुछ खा नहीं रही। अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बनवा देता हूँ, कहकर शब्द उठकर जाने को हुआ। तभी कृषा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे रोकते हुए कहा, नहीं शब्द, मैं ठीक हूँ और मेरी खाने को लेकर कोई पार्टिकुलर चॉइस नहीं है। तुम प्लीज मेरे लिए परेशान मत हो, चलो बैठो खाना खाओ। बोलते हुए कृषा ने शब्द का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती वापस चेयर पर बिठा दिया। हाँ शब्द, कृषा बिल्कुल ठीक कह रही है, इसे सब तरह का खाना पसंद है, सो डोंट वरी, यू एंजॉय योर मील, जानवी ने कृषा की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। वो तीनों आपस में लगे थे जबकि अरमान उन तीनों को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई जब उसने कृषा को शब्द का हाथ पकड़े हुए देखा। अरमान टेबल से उठा और सख्त आवाज में कहा, मेरा हो गया है और प्लीज आगे से मुझे इस तरह की फालतू की गैदरिंग का नाम लेकर मत बुलाना। आई वॉच एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, कहकर अरमान वहां से चला गया। शब्द ने उसके पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन जानवी ने उसे रोकते हुए कहा, तुम सबकी बहुत फिक्र करते हो शब्द, यू नो वेरी वेल अरमान कैसा है, उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम उसे मनाने गए तो वो तुम पर ही गुस्सा करेगा। शब्द ने उसकी बात पर बिना कुछ कहे हामी भरी और वापस बैठ गया। वो अरमान के बर्ताव को काफी गौर से ऑब्जर्व कर रहा था। खाना खाते हुए शब्द के दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। उसने अपने मन में कहा, ये कुछ और था जिसे शायद सिर्फ मैं ही फील कर सकता हूँ। समवन इज जेलस, ये कृषा के लिए था या जानवी के लिए? शब्द अपने उधेड़बुन में खोया हुआ था। वही जानवी और कृषा को अरमान के बर्ताव में कुछ अजीब नहीं लगा। वो दोनों चुपचाप खाना खा रही थी, वहीं दूसरी तरफ अरमान गुस्से में अपने रूम में था। डेट गर्ल, मैं क्यों लो फील कर रहा हूँ, वो किसी का भी हाथ पकड़े या कुछ और, मुझे क्या, ये लड़की, ये मुझे इफेक्ट कर रही है। मुझे कुछ भी करके इसे यहाँ से निकालना होगा। मेरे और जानवी सिंघानिया के बीच कोई नहीं आ सकता। मैं किसी कृषा चौधरी को अपनी सक्सेस का रोड़ा नहीं बनने दूंगा, अरमान ने गुस्सा में कहा। अरमान गुस्से में अपने कमरे से निकला और अपना ब्लूटूथ ऑन करके कॉल पर बोला, मीटिंग रूम में आओ राइट अवे। अरमान बात करते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ा। फर्स्ट लिफ्ट बिजी होने के कारण वो दूसरी लिफ्ट की तरफ जा ही रहा था। तभी उस लिफ्ट से कृषा निकली। अरमान को देखते ही कृषा वापस जाने को मुड़ी।
वो गलती से इस फ्लो। कृषा की बात पूरी भी नहीं हुई कि अरमान ने पकड़कर उसे वॉल से लगा लिया। मैं गलती से आई थी। मैंने जानवी को कुछ नहीं बताया। फिर तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? कृषा ने डरते हुए कहा। वो अरमान की आंखों में उसका गुस्सा अच्छे से महसूस कर सकती थी। क्या करने की कोशिश रही हो तुम कृषा? अपनी इस फेक मासूमियत से मेरे भाई को इम्प्रेस करना चाहती हो? ये ड्रामा यहाँ नहीं चलने वाला, अरमान ने कृषा की आंखों में देखते हुए कहा। अरमान की बात सुनकर कृषा की आंखें नम होने लगी। वो भरी आवाज में बोली, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, प्लीज लेट मी गो। बोलकर कृषा वहां से जाने को हुई, लेकिन अरमान ने उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया और उसे जाने से रोक दिया। फिर अरमान ने उसके हाथों को छोड़ते हुए कहा, बाकी लोग तुम्हारे चेहरे की मासूमियत देखकर इम्प्रेस हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। मैं इसके पीछे की सच्चाई अच्छे से जानता हूँ, और तुम जैसी लड़कियों को भी, जो दिन में किसी का हाथ पकड़कर उनका दिल जीतने की कोशिश करती है तो रात को बहाने से उनकी बाहों में आकर अपना मकसद पाने के लिए ऐसा कितनों के साथ किया है तुमने क्रे। अरमान की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी उसके गाल पर कृषा का हाथ था, जिसने गुस्से में उसको कसकर थप्पड़ लगाया था। हाउ डेयर यू, तुमने गलत इंसान के ऊपर हाथ उठाया है। कृषा के ऐसा करने पर अरमान काफी गुस्से में था। उसने उसी वक्त कृषा के गाल पर जवाब में थप्पड़ लगाया। अरमान इतने गुस्से में था कि उसने उस थप्पड़ में अपना पूरा बदला ले लिया था। कृषा की आंखों में आंसू थे और उसके गाल पर अरमान के हाथ का निशान छपा हुआ था। कृषा के होंठ के कोनों में से खून भी आ रहा था। अरमान जलती हुई निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। अरमान का ध्यान तब टूटा जब उसने कृषा की सिसकी सुनी। उसके बाद कृषा ने कुछ नहीं कहा और दौड़कर लिफ्ट में चली गई। कृषा के जाने के बाद अरमान ने जिस हाथ से कृषा को थप्पड़ मारा था, उसी हाथ को दीवार पर पागलों की तरह पंच करने लगा, जब तक कि उसे खून नहीं आ गया। आई हेट यू, हाउ डेयर यू टू स्लेप मी, अरमान ने चिल्लाकर कहा और फिर लिफ्ट की तरफ जाने लगा। कृषा की एक थप्पड़ ने अरमान के इमोशंस को बदल कर रख दिया था और इस वक्त उसके मन में सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना थी। अरमान ने कृषा को थप्पड़ मारा था, उसके बाद वो रोते हुए अपने फ्लो पर पहुंची। शब्द और जानवी भी कृषा के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वही आ रहे थे। कृषा रोते हुए लिफ्ट से बाहर निकली। जैसे ही उसने जानवी को देखा, वो दौड़कर उसके गले लग गई। वही शब्द और जानवी भी उसकी हालत देखकर घबरा गए। कृषा रो रही थी और उसके होंठ के कोने से खून निकल रहा था। कृषा जानवी से रोते हुए बोली, जानवी मुझे यहाँ नहीं रहना है, प्लीज कुछ भी करके मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जानवी ने कृषा के बालों को सहलाते हुए कहा, हाँ कृषा यू डोंट वरी, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी, पर पहले ये तो बताओ ये किसने किया है? तुम्हें खून आ रहा है किसी ने? बोलते हुए जानवी रुक गई, क्योंकि कृषा के आंसू पोंछते वक्त उसने उसके गाल पर उंगलियों के निशान देखे। जानवी को समझते देर नहीं लगी कि क्या हुआ होगा और किसने किया होगा। जानवी के चेहरे के भाव सर्द हो गए थे तो वही शब्द की नजरें झुकी हुई थी। बस बहुत हो गया, उसने मुझे प्रॉमिस किया था, उसके बावजूद वो तुम्हें चोट पहुंचा रहा है। तुम चलो अभी मेरे साथ, अब उसकी और नहीं चलेगी। बोलते हुए जानवी ने कृषा को खुद से अलग किया और उसका हाथ पकड़कर उसे अरमान के फ्लो पर ले जाने लगी। वही कृषा डरी हुई थी। उसने जानवी का हाथ छुड़ाने हुए कहा, नहीं जानवी, मुझे नहीं जाना, प्लीज लीव मी। जानवी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। उसने कृषा का हाथ नहीं छोड़ा था तो शब्द को बीच में आना पड़ा। उसने कृषा का हाथ जानवी से अलग किया। ये तुम क्या कर रही हो? तुम भी वही कर रही हो जो उसने किया था। जाने अनजाने में तुम कृषा को हट कर रही हो। तुम्हें दिखाई नहीं देता इस वक्त वो कितनी डरी हुई है। उसे किसी के इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, ना कि तुम लोगों की बहसबाजी की। शब्द ने हल्के गुस्से में कहा। शब्द की बात सुनकर जानवी ने कृषा की तरफ देखा, जो वाकई काफी डरी हुई थी। उसने शब्द का हाथ कसकर पकड़ रखा था ताकि खुद को सेफ फील करा सके। कृषा की हालत देखकर जानवी ने नम आंखों से कहा, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारी केयर नहीं कर पाई। आज तुम इस मुसीबत में हो तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। जानवी की नजरें झुकी हुई थी। उनमें से कोई कुछ बोलता उससे पहले लिफ्ट रुकने की आवाज आई। उसमें से अरमान निकाला। वो कृषा से बात करने आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने शब्द और कृषा का हाथ पकड़े देखा, वो फिर से गुस्सा हो गया।
आई टोल्ड यू कि मेरे भाई से दूर रहना, अरमान ने चिल्लाकर कहा और कृषा का हाथ शब्द के हाथ से अलग कर दिया। उसकी इस हरकत पर जानवी को बहुत गुस्सा आया। वो अरमान के पास गई और गुस्से में बोली, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मान तो रही हूँ तुम्हारी सारी बातें, और क्या चाहिए तुम्हें? तुमने प्रॉमिस किया था अरमान कि तुम कृषा को चोट नहीं पहुंचाओगे और उसे सही सलामत वापस भिजवा दोगे। तुमने अपना कोई भी प्रॉमिस नहीं निभाया। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर कुछ लोगों की चीप हरकतें देखकर मेरा खुद के गुस्से पर काबू नहीं रहता, अरमान ने चिल्लाकर जवाब दिया और वहां से चला गया। जानवी ने उसके पीछे जाने की कोशिश की तो शब्द ने उसे रोकते हुए कहा, आई थिंक तुम्हें अरमान से बहस करने के बजाय थोड़ा टाइम कृषा को देना चाहिए। शी नीड्स यू। जानवी ने शब्द की बात पर हामी भरी और कृषा का हाथ पकड़कर उसे कमरे के अंदर ले गई। इस बार शब्द ना तो जानवी के पीछे गया और ना ही अरमान के। वो वहां से सीधे अपने कमरे में गया। हर जगह कैमरा होने की वजह से वो डायरेक्ट किसी से बात भी नहीं कर सकता था, इसलिए शब्द कमरे के अंदर आते ही सीधा बाथरूम में गया। बाथरूम में आते ही शब्द ने सबसे पहले हरलीन को कॉल मिलाया। हरलीन ने शब्द का कॉल पिक करते ही कहा, चलो फाइनली तुम्हें याद तो आया कि मुझे भी कॉल करके अपडेट करना है। मैंने तुम्हें वहां भेजा था और तुम हो कि वहां जाकर सब कुछ भूल गए। वहां सब ठीक है ना? तुम्हारे वहां जाने से अरमान ने गुस्सा तो नहीं किया? उसने शब्द के सामने सवालों की झड़ी लगा दी। नहीं, ये तो इम्पॉसिबल था कि उसे मेरे यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम ना हो, पर मैंने जैसे तैसे करके उसे समझा लिया। शब्द ने दबी आवाज में जवाब दिया। तुम इतनी धीमी आवाज में बात क्यों कर रहे हो? तुम्हारे आसपास कोई है क्या? हरलीन ने हैरानी से पूछा। मेरे आसपास तो कोई नहीं है, पर आप जानती हैं ना विला की सिक्योरिटी कितनी टाइट रहती है। मैं बाथरूम में हूँ बुआ, और सच कहूँ तो यहाँ बहुत कुछ अजीब चल रहा है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। शब्द को समझ नहीं आ रहा था कि वो हरलीन को सब बताने की शुरुआत कहाँ से करें। देखो, बात मत घुमाओ, ऐसे ही तुमने काफी टाइम बाद फोन किया है, चुपचाप जल्दी जल्दी सब बता दो। हरलीन की आवाज में एक्साइटमेंट था। शब्द ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और फिर हरलीन को सब बताने लगा। ओके, तो गोद गौर सुनिए। उसने अपनी तरफ से दादू का काम करने की शुरुआत कर दी है। उसने जानवी सिंघानिया को किडनैप कर लिया था, पर उसके साथ गलती से उसकी फ्रेंड भी आ गई थी। अब प्रॉब्लम ये है कि अरमान उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। शब्द की बात सुनकर हरलीन जोर से हंसी और फिर जवाब में कहा, ये तो तुम बहुत बड़ा मजाक कर रहे हो। मैंने जानवी सिंघानिया के बारे में सुना है कि वो बहुत खूबसूरत है। अब तुम बोल रहे हो वो उसे छोड़कर उसकी फ्रेंड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अरमान कोई टीनेजर नहीं है जो किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो। वैसे भी उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रही है और लड़कियां उसके आसपास ही रहती है। तुम जानते हो उसके नेचर को, वो लड़कियों को लेकर थोड़ा सख्त रहता है। हरलीन ने सफाई देने की कोशिश की। उसके इतना कहने के बावजूद शब्द पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सिर हिलाया और फिर कहा, नहीं बुआ, इस बार मामला अलग है। जानवी सिंघानिया होगी खूबसूरत, पर कुछ तो बात है उस लड़की में जो अरमान उसकी तरफ खींचा चला जा रहा है। पहले मुझे भी लगा था कि उसकी अटेंशन और इनसिक्योरिटी जानवी की तरफ है, पर मैं गलत था। वो सब उसकी फ्रेंड कृषा के लिए है। क्या कहा तुमने अभी? कृषा? कृषा नाम सुनकर हरलीन थोड़ा चौंक गई। फिर उसने कहा, पता नहीं क्यों मुझे ये नाम सुना हुआ लग रहा है। हो सकता है कोई कोइंसिडेंस हो। हाँ, तुम अपनी बात कंटिन्यू करो। तो क्या अरमान कृषा को प्यार करने लगा है? प्यार का तो पता नहीं बुआ, लेकिन उसके दिल में काफी कुछ है। आप जानती हो ना, उसने अपने चारों तरफ इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर ली है कि कोई भी आसानी से उसके दिल में झांक नहीं सकता। मुझे भी समझ नहीं आ रहा, अगर अरमान के दिल में उस लड़की को लेकर फीलिंग्स तो वो उसे हट क्यों कर रहा है? शब्द ने कंफ्यूज होकर कहा, मैं इस मामले में अभी कुछ नहीं कह सकती। तुम बस अरमान के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते रहो। कोशिश करना उस लड़की को अरमान से दूर रख सको, वरना वो कहीं उसे मार ना दे। कॉल रखने से पहले हरलीन ने वार्निंग दी। शब्द ने उनकी बात पर हामी भरी और फिर कॉल कट कर दिया। वो काफी देर तक बाथरूम में सोचता रहा। अगर अरमान को कृषा से प्यार है तो उसने उसे मार क्यों होगा? वो किसी को किसी पर हाथ नहीं उठाता, किसी मासूम पर तो बिल्कुल नहीं। अंडरवर्ल्ड में काम करने वालों के भी कुछ उसूल होते हैं और अरमान कभी अपने उसूल नहीं तोड़ता।
फिर ऐसा क्या हुआ होगा जो अरमान मजबूर हो गया होगा उस पर हाथ उठाने के लिए। शब्द चहलकदमी करते हुए सोच रहा था। उसे अंदर आए हुए आधे घंटे से भी ज्यादा का टाइम हो गया था। इतना सोचने के बाद भी शब्द को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो बाथरूम से बाहर आया। जैसे ही शब्द बाहर निकला उसने देखा सामने बेड पर अरमान बैठा हुआ था, जो उसे सर्द निगाहों से देख रहा था। तो तुमने बुआ को सारी अपडेट दे दी? अरमान ने सर्द लहजे में पूछा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, शब्द ने जवाब दिया। वो अरमान से नजरें चुरा रहा था। अरमान बेड से उठा और उठकर शब्द के पास आने लगा। एक पल के लिए शब्द को लगा कि अरमान उसका फोन चेक करने वाला है, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अरमान ने शब्द के पास आकर सख्त शब्दों में कहा, 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे का टाइम है तुम्हारे पास। उसके बाद मुझे तुम यहाँ नहीं दिखने चाहिए। मुझे जासूसी करने वाले लोगों से सख्त चिढ़ है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो तुम उसे मार देते। शब्द ने उसकी बात बीच में काटकर कहा। वो जानता था कि अरमान उसे कुछ नहीं करेगा, इसलिए उसने बेपरवाही से कहा, मैं कहीं नहीं जाने वाला। हो सके तो अपने दिल और हाथों को थोड़ा काबू रखो, वरना अंडरवर्ल्ड में लोगों को पता चला कि अरमान राणा अपने उसूल तोड़ रहा है तो अच्छा नहीं लगेगा। शब्द ने अपनी बात पूरी की और कमरे से चला गया। वही उसकी बात सुनकर अरमान के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। उसकी आंखों के सामने कृषा का रोता हुआ चेहरा आ रहा था, जो उसकी वजह से रो रही थी, तो साथ ही शब्द की बातें उसके कान में गूंज रही थी। नो शी कांट स्टे हियर, मुझे उसे यहाँ से भेजना ही होगा, अरमान ने खुद से कहा और वहाँ से कृषा को भेजने के इंतजाम करने के लिए चला गया। अरमान शब्द के कमरे से सीधा मीटिंग रूम में गया और वहाँ उसने मलिक को बुलाया। मलिक मीटिंग रूम में पहुंचा। तब रात के लगभग 1 बजे बज रहे थे। अंदर घुसते ही उसने हैरानी के साथ कहा, सब ठीक है ना? इस टाइम तक आपको सो जाना चाहिए और आप मुझे यहाँ बुला रहे हैं। बोलते हुए मलिक अरमान के करीब आया। उसने देखा अरमान की आंखों में गुस्सा था। कुछ नहीं मलिक, बहुत कुछ हुआ है। जो लड़की जानवी सिंघानिया के साथ आई थी, वो कल शाम तक यहाँ से चली जानी चाहिए, अरमान ने सर्द लहजे में कहा। उसने कुछ किया है क्या? I mean, कुछ दिनों पहले वो बीमार थी। वो अब तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। डॉक्टर उसको ट्रैवलन करने की इजाजत नहीं देंगे। जैसे ही मलिक की बात खत्म हुई, अरमान ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। उसके देखने भर के लहजे से मलिक के दिल में कपकपी उठी और वो तुरंत बोला, ठीक है। फिर उसके साथ बॉडीगार्ड के साथ एक डॉक्टर भी भेज देंगे ताकि रास्ते में कुछ हो तो हमें पता चल सके। डॉक्टर भेजो या इंजीनियर, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो लड़की मुझे यहाँ नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हर, दैट्स इट। अरमान ने अपनी बात खत्म की और तुरंत वहाँ से चला गया। उसके जाते ही मलिक ने राहत की सांस ली और पानी पिया। खुद को रिलैक्स करने के बाद मलिक ने खुद से कहा, ये मुझे कॉल करके भी तो बता सकते थे, खामखा डरा दिया। कम पर लग जाओ गौरव मलिक, क्योंकि यहाँ रेस्ट करने का ऑप्शन नहीं है। मलिक ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और तुरंत अरमान के बताए कम पर लग गया। वहीं दूसरी तरफ अरमान वहां से निकालकर सीधा अपने कमरे में गया था। जानवी आज भी कमरे में नहीं आई थी तो अरमान समझ गया कि जरूर वो कृषा के साथ रुकी होगी। बस एक दिन की बात है जानवी सिंघानिया, तुम्हें उसे जितनी अटेंशन देनी है दे सकती हो। उसके बाद तुम्हारी सारी अटेंशन और फिक्र मेरे लिए होनी चाहिए, वरना तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो तुम्हारी दोस्त का किया है, अरमान ने खुद से कहा और फिर सोने की कोशिश करने लगा। जब भी वो आंख बंद करता उसके सामने कृषा का डरा हुआ चेहरा सामने आता। अरमान चाहकर भी सो नहीं पा रहा था। ये लड़की मुझे कुछ ज्यादा ही इफेक्ट कर रही है। इससे पहले कि शब्द की कहानी बात सही हो और मैं खुद के ही उसूल तोड़ दूं, मुझे जल्द से जल्द इसे यहाँ से निकलना ही होगा। हालांकि ये मेरे लिए रिस्क हो सकता है। ये वहां जाकर जरूर आदित्य सिंघानिया को सब बता देगी, पर डेविल का आज तक कोई क्या बिगड़ पाया है जो वो कुछ कर सकेगा, अरमान ने खुद से कहा। और फिर उसने बैड साइड की ड्रॉर से कुछ दवायां निकाल कर ली। दवायां लेने के कुछ देर बाद ही अरमान को नींद आ गई थी। हालांकि कृषा को वहां से भेजने का फैसला अरमान के लिए सही नहीं था, फिर भी खुद को किसी भी तरीके के इमोशन के जाल में फंसने से बेहतर उसने रिस्क लेना सही समझा। अगली सुबह अरमान डाइनिंग एरिया में पहुंचा। वहां जानवी और शब्द पहले से ही मौजूद थे।
कल रात जो भी हुआ था उसके बाद से कृषा कमरे से बाहर निकलने से भी डर रही थी। जैसे ही अरमान वहां आया, जाह्नवी उठकर जाने को हुई। उसे उठता देखकर अरमान ने सर्द लहजे में कहा, मलिक ने सारे अरेंजमेंट करवा दिए हैं। कल सुबह वो उसे चॉपर से न्यूयॉर्क छोड़ आएगा। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा, जाह्नवी ने जवाब दिया। अपनी बात कहकर वो वहां से फिर से जाने को हुई। तभी अरमान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और गुस्से में कहा, सिट डाउन और आगे से मुझे इग्नोर करने की कोशिश मत करना, वरना क्या करोगे तुम? उसी तरह थप्पड़ लगाओगे जैसे कल कृषा को लगाया था। तुम और कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय हमें टॉर्चर करने के। यू नो वॉट अरमान राणा, तुम जैसे लोग कभी किसी का दिल जीत ही नहीं सकते और ना ही कभी किसी के दिल में जगह बना सकते हो। तुम डेविल हो और डेविल सिर्फ और सिर्फ नफरत के लायक होता है। अपनी बात पूरी करके जाह्नवी ने अरमान का हाथ झटका और अपने खाने की प्लेट उठाकर वहां से चली गई। जाह्नवी की बातों से अरमान का गुस्सा बढ़ गया था। वो पहले ही अपने अंदर के इमोशन से लड़ रहा था और अब जाह्नवी की बातों ने उसके गुस्से को 7वें आसमान पर ला दिया था। शब्द अरमान के हर एक बदलाव को ऑब्जर्व कर रहा था। ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है और बहुत हुआ। मैं क्यों उसकी जान बख्श रहा हूँ? भाड़ में गए उसूल और लोगों का दिल जीतना। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता और उसने जो किया उसके बाद वो जीना डिजर्व ही नहीं करती। बोलते हुए अरमान ने वहां मौजूद अलमारी से रिवाल्वर निकाली और गुस्से में कृषा के फ्लो पर जाने लगा। शब्द वहीं पर मौजूद था। वो दौड़कर उसके पीछे गया और उसे रोकने की कोशिश करने लगा। अरमान प्लीज ये मत करो, तुम ऐसे नहीं हो, शब्द ने अरमान के पास आकर उसका हाथ पकड़कर कहा। अरमान ने शब्द का हाथ झटका और उसकी तरफ सर्द निगाहों से देखकर कहा, ओह रियली, मैं कैसा हूँ ये तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है। तुम अच्छे से जानते हो कि मैं किसी को भी मार सकता हूँ। किसी से मेरा मतलब किसी को भी। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, तुम सबसे दूर। इसका कारण भी तुम्हें अच्छे से पता है, फिर भी तुम कह रहे हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरमान की बात सुनकर शब्द की नज़रें झुक गई। वो कुछ पल चुप रहा और फिर बाद में बोला, अरमान उन लोगों में और कृषा में फ़र्क है। कृषा इनोसेंट है, उसने तुम्हें किसी भी तरीके से धोखा नहीं दिया है, ना ही तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की है। कभी गलती से भी हट नहीं किया होगा। तुम उसे इस तरह नहीं मार सकते। उसकी वजह से मुझे तकलीफ हो रही है और हमेशा की तरह मेरी तकलीफ कोई नहीं समझेगा। अपनी बात खत्म करके अरमान वहां से जाने लगा। वो कुछ कदम पहुंचा ही होगा कि उसने बिना मुड़े फिर से तेज आवाज में कहा, गलती से भी मेरे पीछे आने की गलती मत करना शब्द राणा। अरमान के जाने के बाद शब्द ने गहरी सांस लेकर छोड़ी। वो उसे जाते हुए देख रहा था। उसके बाद शब्द ने धीमी आवाज में खुद से कहा, तुम्हें ये क्यों लगता है कि तुम्हारी तकलीफ कोई नहीं समझ पाएगा? लोगों का रिश्ता पैदा होने के बाद एक दूसरे से जुड़ता है, लेकिन हम तो पैदा होने से पहले से भी एक साथ थे। अपनी मॉम के बोलते हुए शब्द रुक गया और उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसके आंखें नम होने लगी थी। शब्द की आंखों से आंसू का कतरा बह गया, जिसे उसने पोंछते हुए कहा, आज मॉम होती तो तुम एक अलग ही इंसान होते। उनके साथ जो भी हुआ उसके बाद से ही तुम ऐसे बन गए हो, एक डेविल जो बस दूसरों के खून का प्यासा होता है। मेरा भाई ऐसा नहीं था और आज ऐसा है तो उसकी वजह सिर्फ आप लोगों हो। शब्द के लिए अब खुद को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अरमान से बिल्कुल अलग था और अपने इमोशंस को रोक नहीं पाता था, इसलिए खुद के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए शब्द वहां से अपने कमरे में चला गया। अंडस्को वहीं दूसरी तरफ अरमान गुस्से में कृषा के कमरे में गया। उसने कमरे का दरवाजा खोला तो कृषा गहरी नींद में सोई हुई थी। सोते हुए कृषा के मासूम चेहरे को देखकर अरमान एक पल के लिए रुक गया। उसने बेडसाइड का ड्रॉर खोला और उसमें रिवाल्वर रख दी। अरमान कृषा के चेहरे को खोए हुए अंदाज में देख रहा था, तभी उसे नींद में कृषा की सिसकी सुनाई दी। ये इस तरह क्यों कर रही है? इसकी तबीयत तो ठीक होगी ना? अरमान ने बड़बड़ा कर कहा और फिर अपने हाथ को कृषा के माथे पर रखा। कृषा का शरीर बुखार से तप रहा था। उसे इस हाल में देखकर अरमान ने आंखें बंद की और बड़बड़ा कर कहा, क्या सच में मैं इसके साथ कुछ ज्यादा ही रूड हो गया था? मुझे इसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, लेकिन इतने भी तो मुझे आज तक किसी ने मुझे हाथ नहीं लगाया और इसकी इतनी हिम्मत हो गई।
जो इसने मुझे मारा, कहते हुए अरमान ने अपनी आंखें खोली। फिर उसने इधर उधर देखा। सामने की कबर्ड में फर्स्ट एड बॉक्स रखा हुआ था। अरमान ने उसमें से कुछ मेडिसिन्स चेक की। फिर उसने कृषा के लिए पानी गर्म किया और दवाइयों के साथ उसके पास आकर बैठ गया। उठो, अरमान ने सख्त आवाज में कहा। उसने कृषा का सिर उठाकर अपने गोद में रख लिया। तुम्हें मेडिसिन लेने की जरूरत है। कृषा की तबीयत उस वक्त काफी खराब थी, इतनी कि वो ठीक से अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। उसने बंद आंखों से ही नामे सिर हिला दिया। मुझसे नहीं उठा जाएगा, कृषा ने धीमी आवाज में कहा और फिर खांसने लगी। अरमान ने कृषा को लेटे हुए में ही मेडिसिन दे दी। कृषा को बीमार देखकर अरमान भूल गया कि वो यहाँ किस मकसद से आया था। अब वो कृषा के बालों को सहला रहा था। कृषा को काफी देर सहलाने के बाद भी अरमान ने महसूस किया कि उसकी तबीयत में सुधार नहीं आ रहा है। तो उसने कृषा से कहा, मैं डॉक्टर बुला देता हूँ। तुम्हारा फीवर कम नहीं हो रहा है। नहीं, मुझे इस कमरे से बाहर नहीं जाना। मुझे डर लग रहा है, वो मुझे मार देगा। शब्द प्लीज मेरे पास में से कहीं मत जाना। कृषा ने अपनी आंखें नहीं खोली थी और वो आधी नींद में भी थी, इसलिए उसे लगा कि वो इस वक्त शब्द की गोद में है। उसने अरमान का हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं कहीं नहीं जा रहा, अरमान ने जवाब दिया। फिर वो धीरे से बड़बड़ा कर बोला, लेकिन प्लीज मुझे शब्द के नाम से तो मत बुलाओ। कुछ देर में कृषा दवाइयां की वजह से नींद के आगोश में थी। उसके सोने के बाद अरमान ने उसे अपनी गोद से उठाकर बेड पर सुलाना चाहा, लेकिन कृषा ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। ये देखकर अरमान के फेस पर हल्की स्माइल थी, एक सुकून भरी छोटी सी मुस्कुराहट, जो किसी ने नहीं देखी होगी। अरमान ने कृषा के फोरहेड पर किस किया और धीमी आवाज में कहा, यू नो वॉट, तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही सही रहेगा। तुम मुझे बदल रही हो और ये बदलाव मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। बस यहाँ से जाने के बाद कुछ ऐसा मत करना जिससे मैं गुस्सा हो जाऊं। बोलते हुए अरमान ने कृषा के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। आज उसे कुछ अलग महसूस हो रहा था, जिसे अरमान अच्छी तरह समझ रहा था पर चाहकर भी नहीं समझना चाहता था। वो कृषा के चेहरे को देख रहा था और उसकी आंखें नम होने लगी। अरमान ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और वहीं पीछे सिर टिकाकर सो गया। शायद ये आखिरी वक्त था जब वो कृषा को ठीक से इतने करीब से देख पा रहा था। उसके बाद तो वो यहाँ से जाने वाली थी। अगली सुबह अरमान की आंख खुली तो कृषा उसकी गोद में लेटी थी। अरमान ने उठते ही उसके फोरहेड को छूकर देखा। वो अभी भी बुखार से तप रही थी। कृषा का चेहरा भी उतरा हुआ था। अरमान उसे उठाने की कोशिश करने लगा। कृषा वेक अप। अरमान ने कृषा को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं रही थी। उसकी खराब हालत देखकर अरमान घबरा गया। उसने जल्दी से कृषा को गोद में उठाया और लिफ्ट की तरफ जाने लगा। उसे आते देख सभी गार्ड्स ने अपना चेहरा नीचे कर लिया। नीचे की तरफ जाते हुए अरमान ने ब्लूटूथ ऑन किया और कॉल पर जेनी से कहा, मुझे अभी देखकर बताओ कि शब्द और जानवी इस वक्त कहाँ मौजूद है। जेनी तुरंत उसके बताए हुए काम पर लग गई। उसने कॉल पर कहा, जानवी मैम फुटेज में कहीं भी नजर नहीं आ रही। इसका मतलब या तो वो आपके कमरे में होगी या फिर बाथरूम में। शब्द सर अपने रूम में सो रहे हैं। वेरी गुड, अरमान ने इतना ही कहा और फिर कॉल कट कर दिया। वो नहीं चाहता था कि शब्द और जानवी उसे कृषा के साथ देखें। अरमान कृषा को गोद में उठाए हुए बेसमेंट के हॉस्पिटल में पहुंचा। वहां जाते ही उसने कृषा को बेड पर लेटाया और डॉक्टर को आवाज लगाई, डॉक्टर वेयर आर यू? जल्दी चेक करो इसे क्या हो गया है। इसका फीवर क्यों नहीं उतर रहा? मैंने तो इसे मेडिसिन्स भी दी थी। अरमान के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। डॉक्टर ने कृषा का पूरा चेकअप किया। कुछ मेडिसिन्स देने और रूम का हीटिंग टेम्परेचर हाई करने के बाद डॉक्टर ने अरमान से कहा, इन्होंने कुछ ऐसा खाया है जो इसकी बॉडी को सूट नहीं हुआ। आई मीन शायद कुछ ठंडा, बहुत ज्यादा ठंडा। मुझे इसकी कंडीशन स्टेबल चाहिए एट एनी कॉस्ट। अगले 2 घंटे में अगर ये नॉर्मल नहीं हुई तो तुम इसकी जगह बेड पर एबनॉर्मल लेटे हुए मिलोगे। अरमान ने सर्द लहजे में कहा। वो रूम के बाहर आ गया जबकि डॉक्टर कृषा के ट्रीटमेंट में लग गया। रूम से बाहर आते ही अरमान ने वापस जेनी को कॉल किया और कहा, मुझे कृषा के कल रात कमरे में आने तक की हर एक फुटेज की डिटेल चाहिए। उसने कब क्या किया उसके बारे में मुझे अभी इसी वक्त बताओ। लेकिन जेनी बोलते हुए रुक गई।
अरमान को सवाल पूछना पसंद नहीं था तो जेनी तुरंत अपनी बात को संभालते हुए बोली, मुझे बस 5 मिनट दीजिए, मैं फुटेज बैकवर्ड करके बताती हूँ। बी क्विक, अरमान ने जवाब दिया। अरमान की आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो काफी गुस्से में है। डर के मारे जेनी ने अपना काम 5 मिनट से पहले ही निपटा दिया। जेनी ने फुटेज की स्पीड बढ़ाई और कमरे में जो भी हो रहा था उसके बारे में अरमान को बताने लगी। कृषा मैम अपने कमरे में आई है, वो रो रही है और उसके बाद में वो बाथरूम में गई। लगभग 20 मिनट बाद वो वापस आई। अब उनके रूम में जानवी मैम आई है। दोनों बातें कर रही हैं। कृषा मैम रो रही है जबकि जानवी मैम उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रही है। कुछ देर बाद जानवी मैम वहां से चली गई। उनके जाने के बाद कृषा मैम आइसक्रीम खा रही है। उन्होंने लगभग 4 आइसक्रीम टब्स खाली कर दिए। बोलते हुए जेनी ने हैरानी से आगे कहा, क्या इतनी ठंड में 4 टब्स आइसक्रीम कौन खाता है? अचानक जेनी के मुंह से निकला। फिर उसने महसूस किया कि अरमान ने कॉल कट कर दिया है। आइसक्रीम? तो तुमने आइसक्रीम खाई है जिसकी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हुई है। ये लड़की बिल्कुल पागल है। जब इसे पता है कि इसे कोल्ड हुआ है तो किसे इसने आइसक्रीम खाने को कहा था, और जब जानवी इसके पास गई ही थी तो पूरी रात रुक नहीं सकती थी क्या? अरमान को बहुत गुस्सा आ रहा था। इस वक्त वो डॉक्टर के बाहर निकालने के इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। डॉक्टर का वेट करते हुए अरमान बाहर चेयर पर बैठा था। अंडरस्को। दूसरी तरफ जानवी की आंख खुली तो वो उठते ही सबसे पहले कृषा से मिलने उसके फ्लोर पर आई। उसका रूम खाली था। जानवी ने बाथरूम में देखा तो वहां भी नहीं थी। अचानक कृषा कहाँ जा सकती है? कहीं अरमान ने उसे मार तो नहीं दिया? जानवी खुद से बोली। कृषा के मरने के ख्याल से ही उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। वो दौड़कर लिफ्ट के पास आई। फिर उसकी नज़र बॉडीगार्ड्स पर गई जो एनी टाइम वहां मौजूद होते थे। जानवी ने उनके पास जाकर उनमें से एक गार्ड से पूछा, क्या तुम में से किसी ने भी कृषा को देखा है? वो यहाँ से कहीं गई थी क्या? सॉरी मैम, पर हमें ना तो आपसे बात करने की इजाज़त है और ना ही इस बारे में बताने की कि कौन से फ्लोर पर क्या हुआ है। ये जानने का हक सिर्फ बिग बॉस को ही है। गार्ड ने सधे हुए लहजे में जवाब दिया। उसने जानवी को कुछ भी बताने से मना कर दिया। डिस्गस्टिंग। अगर तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया तो मैं अरमान से कहकर तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। अब चुपचाप बताओ कि कृषा कहाँ है? जानवी गुस्से में बोली। उस गार्ड ने कुछ भी कहने से पहले दूसरे गार्ड की तरफ देखा। उसने इशारे से उसे सब बताने की हामी भरी तो वो गार्ड नजरें नीचे करके बोला, बाकी सब तो नहीं बता सकता, लेकिन सुबह कृषा मैम बेहोश थी और सर उन्हें गोद में उठाकर नीचे जा रहे थे। शायद वो इस वक्त हॉस्पिटल में हो। क्या? लेकिन कृषा को हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत पड़ी? वो तो ठीक हो गई थी। जानवी ने हैरानी से पूछा। गार्ड ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो वो समझ गई कि वो उसे कुछ नहीं बताएगा। कृषा के हॉस्पिटल में होने के बाद सुनकर जानवी घबरा गई और वो दौड़कर नीचे हॉस्पिटल में गई। उसने देखा अरमान बाहर वेटिंग एरिया में बैठा हुआ था तो वो समझ गई कृषा अंदर होगी। जानवी गुस्से में अरमान की तरफ बढ़ी और उसका कॉलर पकड़कर कहा, क्या किया है तुमने उसे? मैंने मना किया था ना तुम्हें उसके पास जाने से। जानवी के इस तरह उसकी कॉलर पकड़ने पर अरमान गुस्सा हो गया। उसने सर्द निगाहों से जानवी की तरफ देखा और उसे खुद से दूर धकेलते हुए कहा, बी इन योर लिमिट्स जानवी सिंघानिया। फिलहाल तो मैं इस मूड में बिल्कुल नहीं हूं कि तुम्हारी 1% भी बदतमीजी बर्दाश्त करूं। कृषा को क्या हुआ है अरमान? प्लीज बता दो। इस बार जानवी ने प्लीडिंग वे में पूछा। कुछ भी बताने से पहले मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। अगर तुम उसे संभालने के लिए उसके पास रात को रूम में गई थी तो वापस क्यों आ गई? अगर आज कृषा की तबीयत खराब हुई है तो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम्हारे जाने के बाद उसने बहुत सारी आइसक्रीम खाए और अब उसकी तबीयत इस हद तक बिगड़ गई है कि डॉक्टर तक नहीं संभाल पा रहा। अरमान गुस्से में काफी कुछ बोल गया। उसकी बातें सुनकर जानवी की नजरें झुक गई। वो जब भी कृषा परेशान होती है या उसे किसी चीज से डर लगता है तो वो अपना ध्यान हटाने के लिए स्वीट्स खाती है, मोस्टली आइसक्रीम। मुझे नहीं पता था कि वो आइसक्रीम खा लेगी। बोलते हुए जानवी रोने लगी। अच्छा, तुम्हें नहीं पता था? जहाँ तक मैंने सुना है तुम दोनों तो साथ में पली बड़ी हो। तुम्हें कैसे पता नहीं होगा जानवी सिंघानिया?
अभी अभी तुमने मुझे बताया है और सब जानने के बाद भी तुमने उसे अकेला छोड़ दिया। अरमान गुस्से में बोला। जाह्नवी ने अरमान की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो कृषा की इस हालात का जिम्मेदार खुद को समझ रही थी और वहां खड़ी होकर रो रही थी। चलो अच्छा है तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया। नाउ गेट लॉस्ट, अरमान जोर से चिल्लाकर बोला, जिससे जाह्नवी सहम गई। मुझे कृषा से मिलना है अरमान, प्लीज एक बार, जाह्नवी अरमान के सामने रिक्वेस्ट कर रही थी। तभी अरमान ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, नहीं जाह्नवी सिंघानिया, तुम्हें उससे मिलने का कोई हक नहीं है। पिछली बार जब उसकी हालत मेरी वजह से खराब हुई थी तब तुम लोगों ने मुझे हॉस्पिटल के अंदर कदम भी नहीं रखने दिया था। अब उसकी तबीयत तुम्हारी वजह से बिगड़ी है। जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तुम्हें उसकी शक्ल देखने का भी हक नहीं है। अरमान ने फिर बेरहमी से जाह्नवी का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए बाहर लेकर गया। जाह्नवी को हॉस्पिटल से बाहर करने के बाद अरमान वापस अंदर आ गया। रिवेंज, उस दिन का जब तुमने मुझे मेरे ही हॉस्पिटल से बाहर जाने को कहा था। बोलते हुए अरमान के फेस पर हल्की इविल स्माइल आ गई। अंदर जाकर अरमान वापस अपनी जगह पर बैठ गया और डॉक्टर के बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। लगभग 2 घंटे बाद भी जब कृषा की सिचुएशन स्टेबल नहीं हुई तो डॉक्टर बाहर आया। वो अरमान के पास गया और नजरें झुकाकर बोला, वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। कमरे का हीटिंग सिस्टम भी मैंने बढ़ा दिया पर फिर भी बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं आ पा रही है। डॉक्टर की बात सुनकर अरमान ने चिल्लाकर कहा, आउट, और जब तक मैं ना कहूँ, अस्पताल के इस पोर्शन में कोई नहीं आना चाहिए। हम वेट कर सकते हैं, शायद कुछ देर बाद वो ट्रीटमेंट का रिस्पांस दे। डॉक्टर ने सफाई देने की कोशिश की तभी अरमान फिर से गुस्से में जोर से चिल्लाकर बोला, आई सेड गेट आउट डॉक्टर। अरमान की बात सुनकर डॉक्टर सहम गया और वहां से चला गया। जैसा कि अरमान ने ऑर्डर दिया था जेड उसे फॉलो करते हुए डॉक्टर अपनी टीम को लेकर अस्पताल के दूसरे सेक्शन में चला गया। वही अरमान कृषा के पास उसके कमरे में आया। वो बेहोशी की हालत में थी लेकिन फिर भी सहर रही थी। अरमान ने कुछ पल कृषा के चेहरे को देखा और फिर उसने ब्लूटूथ ऑन करके जेनी से कनेक्ट किया। जेनी ने कॉल कनेक्ट होते ही कहा, यस बॉस, हॉस्पिटल के जिस रूम में कृषा है उसका कैमरा बंद कर दो। जब तक मेरा नेक्स्ट कॉल ना आए उसे ऑन मत करना। अरमान ने उसके जवाब का इंतजार भी नहीं किया था और कॉल कट कर दिया। वही जेनी हैरानी से मोबाइल की तरफ देख रही थी। उसने अपने पास खड़े केविन से कहा, उन्होंने इस तरह के ऑर्डर्स तभी पास किए हैं जेड जब कुछ बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ऐसा पहले सिर्फ एक बार हुआ है, जब उनके मॉम और डैड यहाँ आए थे। इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स तक में कैमरा ऑन रहता है, किसी को मारते हुए भी कैमरा ऑन रहता है। फिर ऐसा क्या हो रहा है जो उन्होंने कैमरा ऑफ करने के लिए कहा? अपना दिमाग लगाना बंद करो और जो ऑर्डर्स मिले हैं उन्हें फॉलो करो। हम यहाँ के सिक्योरिटी हेड्स हैं और विला में वही होगा जो बॉस चाहते हैं, केविन ने सख्त आवाज में कहा, जिस पर जेनी ने तुरंत हॉस्पिटल के उस रूम का कैमरा ऑफ कर दिया जहां पर कृषा थी। वही अरमान की नजरें कैमरा की तरफ ही थी। जैसे ही वो ऑफ हुआ उसने रूम अंदर से लॉक कर दिया। अरमान ने रूम के हीटिंग सिस्टम को बंद गया। उसने एसी का टेम्परेचर डिक्रीज किया जिससे कमरे में ठंड और बढ़ने लगी। फिर अरमान ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और अपने जैकेट को निकाला। उसने अपना वेस्टकोट और शर्ट भी निकाल दिया और अब वो कृषा की तरफ बढ़ रहा था। मुझे बस इतना पता है कि तुम्हें ठीक करना है। अगर स्टेप 1 सक्सेसफुल नहीं हुआ तो, अरमान बोलते हुए कुछ पल रुका और आगे कहा, स्टेप 2 फॉलो करना ही होगा। अरमान कृषा के पास आया और उसके सारे कपड़े निकाल दिए। उसने कपड़ों के नाम पर बस एक ब्लैंकेट ओढ़ रखा था। अरमान कृषा के पास आकर लेट गया। उसने खुद को भी ब्लैंकेट से कवर से किया और फिर अपनी पेंट भी निकाल कर फेंक दी। अरमान ने कृषा को कसकर बाहों में भर रखा था और उसे अपनी बॉडी हीट के जरिए गर्माहट देने की कोशिश कर रहा था। कृषा के करीब आते ही अरमान ने अपने मन में कहा, आई डोंट नो मैंने ये डिसीजन क्यों लिया है पर मुझे अपने इस डिसीजन पर बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा एंड आई होप कि कुछ करने की नौबत भी ना आए और तुम ठीक हो जाओ। सोचते हुए अरमान ने अपनी आंखें बंद की और कृषा की करीबी को महसूस करने लगा। ये पहली बार था जब वो किसी लड़की के इतने क्लोज आया था, वो भी इस तरह से। अरमान को पता भी नहीं चला कि कृषा के बाहों में कब उसे नींद आ गई।
वही लगभग 1 घंटे बाद कृषा की आंख खुली। उसे अब थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था। ओह गॉड, ये इतना सिर दर्द क्यों हो रहा है और ये मेरे ऊपर पहाड़ लाकर किसने रख दिया? बड़बड़ाते हुए कृषा ने आंखें खोली तो अरमान उसके ऊपर सोया हुआ था। उसे इस तरह देखकर कृषा की आंखें बड़ी हो गई। ये मेरे ऊपर क्या कर रहा है और मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे मैंने कुछ नहीं पहना और इसने। बोलते हुए कृषा ने डरते हुए अपना हाथ अरमान की पीठ पर रखा तो उसने महसूस किया कि उसने भी कपड़े नहीं पहन रखे थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। शायद मैं कोई सपना देख रही हूँ। एक बुरा सपना, जिसके अंदर ये डेविल। हमारे बीच कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? पर ये मेरे साथ यहाँ क्या कर रहा है? कृषा के चेहरे पर डर के भाव थे। उसने इधर उधर देखा तो पाया कि वो हॉस्पिटल में थी। अरमान और कृषा के कपड़े जमीन पर बिखरे थे, जिसे देखकर कृषा ने आंखें बंद कर ली। उसकी तो इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अरमान को जगा सके। अरमान का चेहरा नीचे की तरफ उसकी चेस्ट पर था। कृषा ने उसके बालों को देखते हुए कहा, मैं इसके बाल पकड़ कर खींचूं क्या? जब ये उठ जाएगा तो मैं अपनी आंखें वापस बंद कर लूंगी। नहीं, ऐसे तो इसे पता चल जाएगा। मैं क्या करूं जिससे ये खुद से जाग जाए? गॉड प्लीज हेल्प मी। कुछ ऐसा कीजिए ना जिससे ये खुद ही उठ जाए। पिछली बार मैंने इसे धीरे से थप्पड़ मारा था, उसके बदले में इतने मेरे गाल पर जोरदार तमाचा मारा था। कहीं मैंने इसके बाल खींचे तो ये मेरे बाल जड़ से ही ना उखाड़ दे। नहीं नहीं, कृषा कुछ और सोच। इसे थोड़ा प्यार से जागना होगा। क्या मुसीबत है? यहाँ मैं बिना कपड़ों के इसके नीचे सो रही हूँ और इसे नींद से जगा भी नहीं सकती। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं इसके बोझ तले ही मर जाऊंगी। कृषा अपनी घबराहट में काफी कुछ बोल गई। वही अरमान की आंखें खुल गई थी और वो कृषा की बातें सुन रहा था। उसे एहसास भी नहीं था और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कुराहट थी। अचानक अरमान ने करवट बदली और वो पलटते हुए कृषा के बगल में लेट गया। इसी के साथ कृषा के मुंह से निकला, थैंक गॉड ये उठ गया। फिर उसने आंखें बड़ी की और कहा, क्या ये उठ गया? कृषा ने घबराते हुए अरमान की तरफ की देखा, जो उसी की तरफ देख रहा था। कृषा की अरमान से कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो उठकर जा भी नहीं सकती थी क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहने थे। कृषा की नजरें शर्म से झुकी हुई थी। अरमान ने कृषा की चिन पकड़ी और उसका मुंह ऊपर किया। फिर उसने कृषा की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब से तुम कभी भी आइसक्रीम नहीं खाओगी। गॉट इट? कृषा ने बिना कुछ कहे हाँ में पलके झपकाए। फिर उसने बिल्कुल धीमी आवाज में अटकते हुए पूछा, मेरे कपड़े आपने खोले? वो क्या? हम बिना कपड़े पहने क्यों? कृषा को समझ नहीं आ रहा था कि वो अरमान से सब कैसे पूछे, इसलिए वो झिझकते हुए अपनी बात पूरी करने की कोशिश कर रही थी। स्टॉप! जैसे ही अरमान ने कहा, कृषा रुक गई। अरमान ने आगे कहा, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है। तुम मेडिकल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, इसलिए मुझे बॉडी हिट देने का तरीका अपनाना पड़ा। मैंने बस हम दोनों के कपड़े निकले और तुम्हें हग करके सो गया। बस हमारी बॉडी एक दूसरे से चिपकी हुई थी, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, अगर तुम्हें शाम तक भी होश नहीं आता तो मैं स्टेप 2 की तरह बढ़ता। और वो स्टेप 2 क्या था? जैसे ही अरमान की बात खत्म हुई कृषा ने झट से पूछा। स्टेप 2 वो होता जहाँ हमारे बीच सब कुछ हो जाता। सब कुछ से मेरा मतलब सब कुछ। बोलते हुए अरमान के फेस पर एविल स्माइल थी, जबकि कृषा ने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी कर ली। मेरा कॉन्सेंट लिए बिना आप मेरे साथ इंटीमेट कैसे हो सकते हो? कृषा ने मुंह बनाकर कहा, तुम कॉन्सेंट देने की हालत में नहीं थी। अगर होती तो मुझे ये सब करने की जरूरत थोड़ी ना पड़ती। अरमान ने जवाब दिया। उससे बात करते हुए कृषा ने महसूस किया अरमान का हाथ उसकी चेस्ट पर था। कृषा ने उसे डायरेक्टली कहने के बजाय इनडायरेक्टली कहा, मैं अब ठीक हूँ ज़ेड, आप उठ सकते हो। उसकी इस हरकत पर अरमान के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। अरमान ने कपड़े भी नहीं पहने थे, फिर भी वो सीधे खड़े होने लगा। तभी कृषा ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। उसकी इस हरकत पर अरमान के फेस पर एविल स्माइल थी। अरमान ने वापस अपने कपड़े पहने और बाहर आ गया। बाहर आते हुए उसने तुरंत जेनी को कॉल करके रूम का कैमरा वापस ऑन करवा दिया था। वही अरमान के जाने के बाद भी कृषा उसी के ख्यालों में खोई हुई थी। क्या हो तुम अरमान राणा?
लोग तुम्हें डेविल कहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है तुम कोई डेविल नहीं हो, बस अपने चेहरे पर एक मुखौटा ओढ़ रखा है। फिर जब तुम्हारा गुस्सा देखती हूँ तो लगता है तुम सच में डेविल हो। खुद ही चोट देते हो और खुद ही उस पर मलहम लगाते हो। तुम चाहते तो मेरे साथ बहुत कुछ कर सकते थे, पर तुमने जो भी किया वो मेरी जान बचाने के लिए किया। जो इंसान किसी की जान लेता है वो किसी की जान कब से बचाने लगा। अरमान की पर्सनैलिटी देखकर कृषा उलझन में आ गई थी। कृषा को उसके बारे में सोचने का ज्यादा टाइम नहीं मिला। सोचते हुए उसे नींद आ चुकी थी तो वही अरमान मलिक के साथ कॉल पर था। उसने कृषा को शाम को वहां से भेजने का सोचा था। उसको कृषा को भेजना एक बार फिर टालना पड़ा। जब कृषा की हालत ठीक हो गई तो अरमान उसे वहीं छोड़कर चला गया। अरमान जाने के बाद कृषा ने खुद से कहा, ये जैसा भी है पर झूठ नहीं बोलता। अगर अरमान कह रहा है तो हमारे बीच कुछ नहीं हुआ होगा। कृषा खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी। फिर उसकी नज़र इधर उधर गई तो फर्श पर उसके कपड़े बिखरे थे। हद है, अब मैं अपने कपड़े कैसे पहनूं? अगर जानवी यहाँ आए और उसने मुझे इस हालत में देखा तो कहीं वो मुझे गलत ना समझ ले, कृषा ने परेशानी के साथ कहा। काफी देर कृषा सोचती रही, फिर उसे याद आया कि अरमान भी अभी डायरेक्ट कपड़े बदल कर गया था। वो सब याद आते ही कृषा ने कहा, उसने भी तो चेंज किया ही था ना। उस टाइम तो कमरे में मैं भी थी, अब तो मैं अकेली भी हूँ। कृषा रिलैक्स होकर ब्लैंकेट से बाहर निकल ही रही थी कि तभी उसकी नज़र कैमरा पर गई, जो ऑन था। उसे देखकर कृषा का मुंह बन गया। कितना बुरा है वो। जब मैं उठी थी तब मैंने ध्यान से देखा था, ये कैमरा बंद था और अब खुद के जाने के बाद उसने फिर से कैमरा ऑन करवा दिया। एक बार भी मेरी प्राइवेसी के बारे में नहीं सोचा, कृषा ने लाचारगी के साथ कहा। कृषा ब्लैंकेट सहित उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी बॉडी इस वक्त उसका साथ नहीं दे रही थी। इतने लंबे समय तक फीवर होने की वजह से कृषा काफी वीकनेस फील कर रही थी। कृषा ने जैसे तैसे अपना पैर आगे बढ़ाया और कपड़े लेने की कोशिश करने लगी, पर वो सब नाकाम था। कपड़े काफी दूर होने की वजह से कृषा उन तक नहीं पहुंच पा रही थी और इस वजह से उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ जेनी अब तक इस कंफ्यूजन में थी कि अरमान ने कैमरा क्यों बंद करवाया होगा। उसकी नज़रें कृषा के रूम पर टिकी थी। जब उसने कृषा के कपड़े इधर उधर बिखरे देखे और उसे उन्हें लेने की कोशिश करते देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। जरा इधर तो आना केविन। जेनी की नज़रें स्क्रीन पर टिकी हुई थी और उसने अपने बॉस केविन को अपने पास बुलाया। फ्रेंडली रिलेशंस होने की वजह से वो केविन को उसके नाम से ही बुलाती थी। अब ऐसा क्या देख लिया जो तुम इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो? केविन ने सिर हिलाकर कहा। उसकी नज़रें भी हॉस्पिटल में कृषा के रूम पर थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जेनी की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगा। उसके कुछ न समझने पर जेनी ने उसे घूरकर देखा और चिढ़ते हुए जवाब में कहा, तुम ना बेवकूफ़ ही रहोगे। इन मामलों में तुम्हारी अक्ल कहाँ चली है? फिर उसने स्क्रीन की तरफ इशारा करके कहा, देखो ये लड़की अपने कपड़े लेने की कोशिश कर रही है, मतलब इसने कुछ नहीं पहना। अरमान सर ने कैमरा ऑफ करवाया था, कहीं उनके बीच कुछ हुआ तो नहीं होगा। जेनी ने जब केविन को सब समझाया तो वो हल्के गुस्से में बोला, अपने दिमाग के घोड़े ज्यादा मत दौड़ाओ। हमारा काम यहाँ की सिक्योरिटी देखना है, ना कि बॉस की पर्सनल लाइफ। अगर गलती से भी उन्हें पता चला तो जिन आंखों से तुमने ये सब देखा है वो कुत्तों के सामने होगी, और जिस दिमाग से तुम ये सब सोच रही हो वो किसी और जानवर का खाना बन जाएगा। केविन की बात सुनकर जेनी सच में डर गई। अरमान ऐसा कर भी सकता था क्योंकि उन्होंने अरमान की बेरहमी को काफी करीब से देखा था। मैं तो बस अंदाजा लगा रही थी, बाकी उनकी पर्सनल लाइफ है, वो जिसके साथ चाहे सो सकते हैं। जेनी ने हड़बड़ाकर जवाब दिया, मैंने कहा ना ज्यादा मत सोचो, हम उन्हें अच्छे से जानते हैं। इतने सालों तक इस विला में इन दोनों लड़कियों के अलावा कोई और लड़की नहीं आई। हाँ, प्रोफेशनल रीजन हो सकता है, लेकिन इस तरह से नहीं। केविन ने उसे डांटा। जेनी ने उसकी बात पर हामी भरी और अपने काम पर लग गई, लेकिन उसका ध्यान मन अभी भी अरमान और कृषा के बारे में सोच रहा था। ये बेवजह गुस्सा कर रहा है। हो सकता है मैं ज्यादा सोच रही हूँ, लेकिन ऐसा है तो मैं बॉस के लिए बहुत खुश हूँ। मुझे ये लड़की अच्छी लगी और इन दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी है। सोचते हुए जेनी के फेस पर हल्की स्माइल थी।
केविन ने उसे मना किया था, उसके बावजूद जेनी की नज़रें कृषा के रूम पर ही टिकी थी। जेनी की तरह अरमान भी अपने आईपैड में कृषा के कमरे की फुटेज ही देख रहा था। उसने कृषा को इस तरह कपड़े लेने के लिए जद्दोजहद करते देखा तो उसके फेस पर ना चाहते हुए भी स्माइल आ गई। अरमान ने जेनी को कॉल पर कनेक्ट करके कैमरा बंद करवाया और अंदर गया। अरमान को देखते ही कृषा ने जल्दी से अपना पैर वापस ब्लैंकेट में डाल लिया। अगर कपड़े चाहिए थे तो मुझे भी बोल सकती थी तुम्हें इस तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बॉडी को रेस्ट चाहिए, सो स्लीप वेल। बोलते हुए अरमान ने कृषा के कपड़े उठाए। कृषा को समझ नहीं आ रहा था अचानक अरमान के अंदर कैसे आया, फिर उसकी नज़र कैमरा पर गई तो वो बंद था। कृषा को सब समझते देर नहीं लगी। उसने आंखें बड़ी करके कहा, तुम क्या अंदर की फुटेज देख रहे थे? हाँ, अरमान ने इविल स्माइल देकर कहा। तुम लेटी रहो, मैं कर दूंगा चेंज। नहीं, मैं कर लूंगी, कृषा ने जल्दी से कहा। जिद मत करो, चुपचाप लेटी रहो, पहले भी मैंने ही किया था तो आई विल हैंडल दिस, अरमान ने सख्त लहजे में कहा तो कृषा चुप हो गई। पहली बार अरमान किसी की केयर कर रहा था। वो ब्लैंकेट में ही कृषा के कपड़े चेंज कर रहा था। इस बीच जब भी उसके हाथ कृषा की बॉडी को टच करते उसकी बॉडी में सिहरन उठ रही थी। कृषा ने खोए हुए अंदाज में अरमान की तरफ देखा, फिर उसने तुरंत अपनी नज़रें नीची कर ली। कपड़े चेंज करने के बाद अरमान ने कृषा को इस तरह अनकंफर्टेबल होते देखा तो उसने एविल स्माइल करते हुए कहा, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। मैं हूँ ही इतना हॉट एंड हैपनिंग कि मुझे देखकर किसी का भी दिल फिसल सकता है। पर अरमान राणा हर किसी की किस्मत में नहीं है। अपनी बात कहकर अरमान वहां से चला गया, जबकि कृषा का मन कर रहा था कि वो उसका गला दबा दे। आया बड़ा हॉट और हैपनिंग कहीं का, तुम जैसा डेविल मुझे अपनी किस्मत में चाहिए भी नहीं, कृषा ने मुंह बनाकर कहा और फिर आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। वहीं दूसरी तरफ सुबह से शाम हो चुकी थी, लेकिन जाह्नवी को कृषा की हेल्थ के बारे में कुछ पता नहीं चला था। पूरे दिन में वो शब्द से भी नहीं मिली थी। वही शब्द भी अपसेट होने की वजह से अपने कमरे में अकेला था। जब जाह्नवी को अपने बेचैनी सहन नहीं हुई तो वो खुद से बोली, बस बहुत हो गया, अब मुझसे और कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं डायरेक्ट जाकर अरमान से बात नहीं कर सकती तो क्या हुआ? शब्द मेरी हेल्प कर सकता है। जाह्नवी इस वक्त अरमान के कमरे में थी और शब्द का ख्याल आते ही वो उसके कमरे में जाने लगी। जाह्नवी उसके कमरे में पहुंची तो शब्द परेशान हालत में अपने बेड पर बैठा था और टाइम पास करने के लिए अपने मोबाइल में गेम खेल रहा था। अब तुम्हें क्या हुआ? जाह्नवी ने उसे देखकर मुंह बनाकर कहा। इस विला में जिसे भी जो भू होता है उसकी वजह एक ही इंसान है और वो है अरमान राणा। प्लीज इस वक्त मुझे कुछ मत पूछो, मैं कुछ बताने के मूड में भी नहीं हूँ, शब्द ने जवाब दिया। आज जाह्नवी ने पहली बार उसका ये साइड देखा था। शब्द हमेशा प्यार से और फ्रेंडली तरीके से बात करता था, लेकिन आज अरमान की वजह से वो काफी अपसेट था और जाह्नवी से रूखे तरीके से बात कर रहा था। जाह्नवी चुपचाप बैठी उसे देख रही थी। सही कहा तुमने, इस विला में जो भी बुरा होता है वो उस डेविल की वजह से ही होता है। तुमने हमेशा हमें चीयर करने की कोशिश की है। आज तुम्हारा मूड अपसेट है तो मैं तुम्हें इस तरह परेशान नहीं रहने दूंगी। शब्द से कुछ भी कहने के बजाय जाह्नवी ने अपने मन में सोचा। अचानक जाह्नवी शब्द के पास आई और उसे अपने सीने से लगा लिया। शब्द को भी किसी अपने की जरूरत थी तो उसने जाह्नवी को नहीं रोका। थैंक यू सो मच जाह्नवी, आई रियली नीड समवन जो मुझे इस वक्त संभाल सके, शब्द ने आंख बंद करके कहा। शब्द के करीब आने पर जाह्नवी कृषा के बारे में भूल गई थी। शब्द की करीबी जाह्नवी के दिल में एक अलग ही एहसास दे रही थी।